हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। मैं आज आपको यहाँ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उस पे हमें जीएसटी के अंदर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिलेगा। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इनको समझने के लिए व्यापारियों को जो है चार भागों में बांट देते हैं और एक एक करके हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है, ऐसे व्यक्ति हैं या कंपनी है जो एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज और वैट के तहत दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं। तो अगर वो दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति या कंपनी मौजूदा कानून के तहत उनके द्वारा फाइल किए गए लास्ट रिटर्न में दिखाए गए वैट के क्लोजिंग बैलेंस को इनपुट टैक्स के क्रेडिट के रूप में वो ले सकते हैं। ठीक है, तो जब वो क्रेडिट इसे ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा लेकिन यह सैनवेट या वैट का क्लोजिंग बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में तभी मान्य होगा जब यह जीएसटी कानून के तहत भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में योग्य होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने पिछले 6 महीने के सभी रिटर्न फाइल किए होने चाहिए। ये तो होगी फर्स्ट श्रेणी। दूसरी श्रेणी, ऐसे व्यक्ति जो सेंट्रल एक्साइज के तहत रजिस्टर तो नहीं है लेकिन वैट के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे बिल प्राप्त होते हैं जिनमें एक्साइज ड्यूटी लगी होती है। ठीक है, क्योंकि और उस उनके द्वारा दिखाए गए लास्ट रिटर्न में वैट के क्लोजिंग बैलेंस के इनपुट क्रेडिट के रूप में वो ले सकेंगे। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति क्या अपने रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड के क्लोजिंग स्टॉक में शामिल एक्साइज ड्यूटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन व्यक्तियों के पास बिल या अन्य दस्तावेज होने चाहिए जिसके माध्यम से एक्साइज ड्यूटी का भुगतान साबित होता हो, और ऐसे बिल या अन्य दस्तावेज जीएसटी लागू होने के 12 महीने से पहले जारी नहीं किए होने चाहिए। ठीक है, 12 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, और तो ऐसे व्यक्ति या कंपनी जो सेंट्रल एक्साइज के तहत रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन वैट के तहत रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके पास एक्साइजेबल क्लोजिंग स्टॉक अभी बच रहा है जीएसटी के बाद, तो उनके खरीद बिल में एक्साइज ड्यूटी का उल्लेख नहीं है और ना ही उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक्साइज ड्यूटी का भुगतान साबित हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ये तभी हो सकता है जब उसने माल नॉन रजिस्टर्ड डीलर से ख़रीदा हो। ठीक है, ऐसे खरीद में तो भाई एक्साइज ड्यूटी का उल्लेख होना तो मुश्किल ही होता है। ठीक है, तो तीसरी श्रेणी आती है ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा फाइल किए गए लास्ट रिटर्न में दिखाए गए वैट के क्लोजिंग बैलेंस को इनपुट टैक्स के रूप में ले सकेंगे। क्या ऐसे व्यक्ति अपने क्लोजिंग बैलेंस में शामिल एक्साइज को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकेंगे क्या? जीएसटी नियमों के अनुसार अगर आपके पास एक्साइजेबल माल या स्टॉक है जिसके द्वारा खरीद बिल या अन्य दस्तावेज में एक्साइज ड्यूटी का सीधा लिखा हुआ है, तो जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा माल बेचा जाएगा तो क्या होगा, जीएसटी अगर रेट 18% है या उससे अधिक है तो जीएसटी का 60% आपको मिल जाएगा, और अगर जीएसटी रेट 18% से कम है तो जीएसटी के रूप में आपको 40% ही मिलेगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए के पास ऐसी वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक है और ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी रेट 28% है, तो क्या होगा? ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। अगर ए इंट्रास्टेट सेल करता है 1000 रुपये की, तो इंट्रास्टेट का मतलब यानी उसी राज्य में जिस राज्य में ए खुद रजिस्टर्ड है उसी राज्य में वो सेल करता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, ए इंट्रास्टेट सेल की 1000 रुपये की, CGST 14% लगाया 1000 रुपये पे तो हो गया 140 रुपये, फिर SGST लगाया 14%, वो हो गया 140 रुपये। तो जीएसटी के रूप में हमने 140 रुपये और 140 रुपये लिए। ठीक है, उसके बाद तो ये टोटल जीएसटी अमाउंट बन जाती है 280 रुपये। ठीक है, तो CGST का 140 रुपये का 60% हमें मिलेगा। ठीक है, तो
60% 140 रुपये का मतलब 84 रुपये। ठीक है, तो 84 रुपये हमें तब मिलेंगे जब हम CGST का 140 रुपये का भुगतान कर देंगे, उसके बाद हमें ये 184 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण के हम आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 18% से कम की GST रेट वाली वस्तु हमारे पास पड़ी हैं। तो मान लीजिए ए के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनका क्लोजिंग स्टॉक है और ऐसी वस्तुओं पर रेट 12% लागू होता है जो कि 18% से कम है। तो उस समय क्या होगा, अगर वो इंटरस्टेट सेल करता है, सॉरी इंट्रास्टेट, तो इंट्रास्टेट उसने 1000 रुपये की सेल की। ठीक है, CGST उसने 6% लगाया तो 60 रुपये हो गया, और SGST रेट उसने 6% लगाया तो वो भी 60 रुपये हो गया। तो हमने इस तरह GST और CGST और SGST के रूप में CGST 120 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या, उसे 60% CGST का 40% उसे मिलेगा जो कि होगा 24 रुपये। ठीक है, ये उसे तभी मिलेगा जब वो CGST का 60 रुपये का भुगतान कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे होगा। तो और मैं इसके द्वारा आपको और उदाहरण बताता हूँ। अगर ए अपना माल इंट्रास्टेट ना बेचकर इंटरस्टेट बेचता है तो कब क्या होगा, इंटरस्टेट मतलब खरीद उस राज्य का नहीं है जिस राज्य में ए खुद रजिस्टर है। मतलब ए जिस राज्य का है, ए अगर पंजाब का है तो जो खरीदने वाला है वो दिल्ली का है। तब उस केस में क्या होगा, तो IGST नियमों के अनुसार जब GST रेट 18% से अधिक होगी तो उसे IGST का 30% मिलेगा, और अगर GST रेट 18% से कम है तो उसे 20% ही क्रेडिट मिल पाएगा। तो उदाहरण के लिए आप समझिए कि ए के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनका GST रेट 28% लागू होता है। तो इंटरस्टेट सेल में क्या होगा, इंटरस्टेट सेल में तो 1000 रुपये की चीज़ बेची तो IGST रेट लगाया 28%, तो मतलब 280 रुपये। तो कुल GST हो गई 280 रुपये हमने प्राप्त किया। उसे IGST का सिर्फ 30% मिलेगा क्योंकि वो 28% रेट है। ठीक है, तो 280 रुपये का 30% उसे मिलेगा जो कि टोटल होता है 84 रुपये। ये 84 रुपये उसे तभी मिलेंगे जब वो IGST का 280 रुपये पे कर देगा, तब उसे 84 रुपये ये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी उदाहरण देखते हैं जो कि 18% से कम है वस्तुएं। ठीक है, तो ए के पास मान लीजिए ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है या ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर 12% लागू होता है। तो इस केस में क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में अगर उसने इंटरस्टेट सेल 1000 रुपये की और उस पर IGST रेट 12% है तो कितने रुपए हमने लिए उससे, 120 रुपये। ठीक है, तो टोटल GST हो गया 120 रुपये। तो 120 रुपये का उसे 20% मिलेगा। ठीक है, और जो होगी वो 120 रुपये का 20% होगा 24 रुपये। ठीक है, अब ए को 24 रुपये तभी मिलेंगे जब वो IGST का 120 रुपये पे कर देगा, उसके बाद उसे मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको और बता दूं, यह योजना जो है GST लागू होने की तारीख से 6 महीने के लिए सिर्फ उपलब्ध होगी। इसमें आप जो कर सकते हो कर लीजिए। तो इसके अलावा ऐसी वस्तुओं की खरीद के दस्तावेज इस तरह के या फिर इस तरह का क्रेडिट का दावा करने वालों व्यक्तियों के साथ उपलब्ध होने चाहिए। अगर वो कोई दावा करता है कि मैंने ये वाले वैट पे किया हुआ है या फिर ये मैंने टैक्स पहले पे किया हुआ है, तो उसके पास इसके संबंधित जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इस स्कीम के चालू रहने तक 6 महीने के अंत में, हर महीने के अंत में फॉर्म GST ट्रेंड 2 में ऐसे माल की सेल की डिटेल देनी होगी। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो पहले ही कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत भुगतान कर रहे थे श्रेणी 4 में,
ऐसे व्यक्ति भी अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल एक्साइज या वैट के इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के पास बिल या दस्तावेज होने चाहिए जिसके माध्यम से एक्साइज ड्यूटी या वैट का भुगतान साबित होता हो, इसके बगैर नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिल या दस्तावेज जीएसटी के लागू होने के 12 महीने के पहले जारी नहीं किए गए हों। ठीक है, अब इन चारों को हमने समझ लिया। अब और चीज़ समझ लिए, जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट लेता है उसे जीएसटी लागू होने के 90 दिन के अंदर फॉर्म 10(1) में इनपुट टैक्स क्रेडिट और स्टॉक का विवरण फाइल करना होगा। ठीक है।